हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद फिर आप अपने पढ़ाई का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। और अन्य चीज़ों के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि आप लोगों से बेहतर कोई और न जानता होगा और न समझता होगा। तो चलिए, जो साथी बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube क्लासेस में, और जो साथी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनका तो है ही स्वागत। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो चलो, यदि आप हमारे पुराने छात्र हो तो आपको पता होगा कि हम लोग किसी भी लेक्चर की शुरुआत करने से पहले दो चीज़ों को अपने पास रखते हैं। कौन कौन चीज़ें? पहला, हम लोग सिलेबस को अपने पास रखते हैं और दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में रखते हैं, ताकि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के पश्चात हम लोग चेक कर सकें कि क्या हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो वाकई में लाभदायक है या फिर ऐसे ही बकवास किए जा रहे हैं। हालांकि पढ़ाई बकवास होता नहीं है। आप किसी भी टीचर का लेक्चर देख रहे हैं, किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं, तो वो जीवन में कहीं ना कहीं आपको मदद ज़रूर करेगी। इसलिए किताब या फिर पढ़ाई किसी भी तरीके का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो कभी बकवास नहीं हो सकता। तो हम लोगों को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास सिलेबस होगा, और यदि आपके पास सिलेबस नहीं है तो यकीन मानिए आप एक गंभीर छात्र नहीं हैं। फिर आप क्यों तैयारी कर रहे हैं? फिर आपको तैयारी करना छोड़ देना चाहिए। चलो, अब देखो, कई लोग ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वह हमारे लेक्चर को देख सकते हैं? डेफिनेटली उन्हें हमारे लेक्चर्स को देखना चाहिए, क्योंकि सिलेबस यदि मैच कर रहा है, टॉपिक यदि मैच करता है, तो आप यहाँ से भी पढ़ करके वहाँ पर भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट चूँकि सेम ही रहने वाला है, टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो दोनों में बहुत सिमिलर हैं। इसलिए आप यहाँ से पढ़ करके आप वहाँ भी फ़ायदा उठा सकते हैं और वहाँ से पढ़ करके आप यहाँ भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, सिलेबस को निकालिए और सिलेबस निकालिए और यूनिट 4 वाले हिस्से में चलिए। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना। देखो, हम लोगों ने यूनिट 1 को पढ़ा था, यूनिट 2 को भी पढ़ लिया था, यूनिट 3 को मैंने छोड़ दिया था, जिसमें साउदर्न पार्ट का कुछ हिस्ट्री है, उसको भी हम लोग एक एक करके कर लेंगे। लेकिन अभी उस पर फोकस नहीं रखेंगे, या नीट एंड क्लीन बोल रहा हूँ, अभी उस पर फोकस बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग कितना भी कमेंट कर लो, उस पर अभी काम नहीं करने वाला हूँ। अभी या तो मिडीवल पे काम करूँगा, हिस्टोग्राफी पे काम करूँगा, और साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया पे काम करूँगा, और पेपर 1 पे काम करूँगा। ये सभी पे अभी काम होगा वर्तमान में। यूनिट 4 निकालो। तो यूनिट 4 में हम लोग पढ़ रहे थे, मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोगों ने सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हम लोगों ने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास यदि आप अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो आपके पास मुख्य तौर पे 5 राजवंश चल करके आते हैं, 5 डायनेस्टीज चल करके आते हैं। कौन कौन बताओ? पहला था हमारे पास गुलाम डायनेस्टी, जिसको अंग्रेजी में आप स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था खिलजी वंश, तीसरे नंबर पे तुगलक वंश, और चौथे नंबर पे सैयद वंश, और 5वें नंबर पे लोदी वंश। और लोदी वंश का ही जो अंतिम शासक होगा बहलोल लोदी, जो बाबर के साथ 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित होगा, और वहां से भारतीय इतिहास एक नए चैप्टर के साथ शुरू होगा, एक नया मोड़ लेगा। ठीक है, यहां तक आप समझ पा रहे हो? अब देखो, हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी तक पढ़ा था। खिलजी डायनेस्टी पे लगभग हम लोगों ने 3 लेक्चर में बात किए थे, और काफ़ी विस्तार से हमने बात किया था। तो यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं दिल्ली सल्तनत बाई अमृतराज, या फिर मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री बाई अमृतराज, या फिर हिस्ट्री बाई अमृतराज। आप किसी भी नाम से सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में हमारा लेक्चर आ जाएगा, और आप वहां से उसको देख लीजिएगा, और साथ में नोट्स तैयार जरूर कीजिएगा ताकि रिवीजन करने में सुविधा हो सके। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत वाले सीरीज में ही हम लोग एक नए वंश की शुरुआत करेंगे, और उस डायनेस्टी का क्या नाम होने वाला है आपको पता होगा यदि आप पुराने छात्र हैं तो। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। तो खिलजी वंश तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ कर आए होंगे, तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, और जो लोग नहीं आए वो पढ़ लीजिए जाकर। तो
लिखिए आज कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, तुगलक डायनेस्टी। ज़्यादा बात नहीं करेंगे सिलेबस पे, तुगलक वंश पे शुरू होते हैं। लिखिएगा, कलम कॉपी मेरा ख्याल है कि आप हमारे साथ लेकर बैठे होंगे। तुगलक डायनेस्टी दिख रहा है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, काम चल सकता है ना। एक स्टूडेंट ने काफ़ी उस पर कमेंट किया कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, मैं उसको फिर से मतलब शुक्रिया कह रहा हूँ उनको, चांदनी जी को। ठीक है, चलो अब लिखिए तुगलक डायनेस्टी का जो फेज़ लिखिएगा वह टाइम लिखिए 1320 से लेकर 1412 AD तक। ठीक, 1320 AD से लेकर 1412 AD तक तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया। कहाँ पर? दिल्ली सल्तनत पे। और दिल्ली सल्तनत का इलाका कहाँ से कहाँ था आपको पता होगा, आपको नहीं पता है? नहीं पता है ना। अभी दिल्ली सल्तनत का इलाका और बढ़ेगा, मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे, फिरोज शाह तुगलक आएंगे, तो इसका और एक्सपेंशन होगा और इसका विस्तार होगा। अभी तक आपने खिलजी डायनेस्टी में देखा हो कि उधर गुजरात तक पहुंच गए हैं अलाउद्दीन खिलजी, बंगाल तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद उसी समय तो वो चला गया था, क्या नाम था उसका, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, जो कि बिहार, नालंदा, तिरहुत वगैरह पे चला गया था, आक्रमण किया, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। तो यहाँ तक एक्सपेंशन हो चुका है। और अलाउद्दीन के समय में ही एक हिजड़ा था जो कि मलिक काफूर के नाम से, हजार दिनारी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, उन्होंने साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे खूब आक्रमण किया और सारे प्लेसेस को जीता था। ठीक, तो वहाँ तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो चुका है। एक मैप जरूर बना के रखना माइंड में कि हम लोग जो चीज़ भी पढ़ रहे हैं वह दिमाग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉपी में हो जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो हमारा JRF ही है, एग्ज़ाम तो निकालना ही है ना। ज्ञानी बाबा तो नहीं बनना है, किसी को गांव में तो बैठ करके पढ़ाओगे नहीं। हाँ, एक बात ध्यान रखो कि जब आप पढ़ते हो मुझसे या फिर किसी भी टीचर से, कहीं पे भी आप क्लास कर रहे हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप यदि मुझसे पढ़ते हैं तो मैं अपने सारे स्टूडेंट को यह कहता हूँ कि आप ऐसा पढ़ो कि कल होकर आप दूसरे को पढ़ा सकते हो। एक ऑप्शन तो रखो ही, कल होकर कुछ नहीं हुआ तो पढ़ा तो सकते हो। ऐसे भी JRF करने के बाद तो पढ़ाओगे ही, तो आज से ही शुरू क्यों नहीं हो जाते हैं। 1320 से लेकर 1412 AD बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। ऐसे लोग बोलते हैं ना, हिस्ट्री केमिस्ट्री बेवफा और रात पढ़े तो दिन सफ़ा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग तो मतलब इतिहास के साथ मोहब्बत करना सीख जाओगे यदि 2-4 दिन क्लास किए हमारे साथ तो, ठीक ना। 1320 से 1412 लिखे। बेसिकली इसमें तुगलक डायनेस्टी में हम लोग 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम होगा गियासुद्दीन, लिखिएगा गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। दूसरे पे नंबर पे होगा दिल्ली सल्तनत का मेरा फेवरेट शासक है यह मोहम्मद बिन तुगलक। फेवरेट इसलिए क्योंकि पढ़ा लिखा था थोड़ा बहुत, और कोई बात नहीं है। पर फेवरेट होने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है ना। हमारे माता पिता भी तो फेवरेट होते हैं, तो कई ऐसे छात्र हैं जिनके माता पिता अनपढ़ भी हुए हैं, तो क्या उनके फेवरेट नहीं है? तो फेवरेट होने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, वो तो मोहब्बत होनी चाहिए ना। तीसरे नंबर पे लिखिए, और वह 48 साल में यह गद्दी पे बैठा था। जो तीसरा व्यक्ति है ना, मतलब ठीक ठाक बूढ़ा गया था, पर उस समय का बूढ़ा और आज का बूढ़ा में काफ़ी फ़र्क है ना। आजकल तो 35 के बाद ही सठियाने लगता है आदमी, दिमाग सठिया जाता है, और 40 के बाद गठिया हो जाता है उठ ही नहीं पाओगे। यह 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसका टाइम फ्रेम कब से कब रहा है, एक एक करके हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप इतना लिखो, इन 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। और कोई शासक आएंगे, इसके लास्ट में भी 1-2 शासक आएंगे। नसरुद्दीन महमूद तुगलक उनको बोलते हैं, आप उनका भी नाम लिख सकते हैं चौथे नंबर पे। तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए आप लोग घबराना मत, उसका भी लिख ही लो। नसीरुद्दीन, गजब का एक्टिंग करते हैं। महमूद, कभी देखे हो नसरुद्दीन शाह की मूवी? देखा करो, एक्टिंग तो मतलब मेरा ख्याल है कि ठीक है, बहुत अच्छे स्टार हैं।
ठीक है, ये चार मतलब हीरो हैं, चार मतलब हीरो या विलेन जो बोले आप, शासक, इनके बारे में हम लोग तुगलक डायनेस्टी में अध्ययन करने वाले हैं। कब से कब टाइम होगा एक एक करके बात करेंगे हम लोग। इसको हम लोग 3 लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों का कमेंट आया कि सर लेक्चर काफ़ी बड़ा लेते हो। अब मैं क्या बोलूँ यार, मैं तुम लोग के अकॉर्डिंग थोड़ी ना चलूँगा। लेक्चर बड़ा होता है, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखो, मन लगा करके पढ़ाई करोगे ना तो वो 2 घंटे 3 घंटे कुछ भी नहीं है, आप मतलब एक बार में क्लास कर लोगे। तो उन्होंने कहा कि चलो 45 मिनट सर रखा करो, 40 मिनट 45 मिनट बहुत होता है। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, मेरा क्या है, अब तो आप लोग की जैसी इच्छा हो, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो आप ही लोग को सिखाना है ना। तो एक लेक्चर में हम लोग आज जैसे यह करेंगे, दूसरे लेक्चर में MBT को कर लेंगे, ठीक है, तीसरे लेक्चर में ये दोनों को कर लेंगे। ये बाबा थोड़ा बड़े हैं, ये भी बाबा बड़े हैं, तो इनका चैप्टर बड़ा होगा, इनका भी बड़ा होगा, इसी में छोटे बाबा को भी कवर कर लेंगे। तो तुगलक डायनेस्टी पे बेसिकली हमारा 3 लेक्चर होने वाला है। हो सकता है कि एक लेक्चर बोर्ड पे ना हो, पीछे से हम लोग बात करेंगे, जैसे पैड के माध्यम से हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरा कोई लैपटॉप ही लेकर चला गया, किसी ने मांग लिया, तो उससे क्लास नहीं हो पा रही, इसीलिए लेट हो गया थोड़ा। तो उसके लिए आप लोग क्षमा कर सकते हैं, आप लोग तो माफ़ करते हैं लोगों को ना, कर दीजिए, मुझे भी नहीं करोगे, चलो मत करो। अब ऐसा करो कि आप लोग हेडिंग दे दो, ठीक है। हेडिंग क्या दीजिएगा? गयासुद्दीन तुगलक। अब जो हिंदी में लिख रहे हैं वो हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में जो लिख रहे हैं अंग्रेजी में लिखेंगे, मेरे को क्या है, मैं तो कुछ भी लिखूं, खराब ही लिखाना है। गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले बच्चों याद रखना, मैं बच्चों क्यों बोल रहा हूँ, मेरे एक सर थे वो हमेशा बच्चों बच्चों बोला करते थे, आदत नहीं है पर कोई नहीं, आदत हो जाएगी। देखो 1320 से लेकर 1325 AD तक इतिहास में 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। पहला, फैक्चुअल नॉलेज, फैक्ट को आप गड़बड़ मत करना। फैक्ट गड़बड़ करने का क्या अर्थ है, जैसे कोई आपसे पूछा कि अशोक के फादर का क्या नाम था और आपने पट से बोल दिया चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो फैक्ट है ना। तो फैक्ट को जैसे ही आप गड़बड़ करते हैं तो पूरा का पूरा आपका इतिहास जो है ना, सामने वाला समझ जाता है कि क्या पढ़ेगा। जब बाप का नाम ही नहीं जानता है, बताओ अशोक के तो दादाजी थे ना चंद्रगुप्त मौर्य, आपने गलत बता दिया, तो इससे क्या होता है, आपका इमेज खराब हो जाएगा। हो सकता है कि आपसे गलत हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है, फैक्चुअली हम लोग गलत भी हो जाते हैं, कहीं कहीं मुझसे खुद गलती हो जाती है, आपसे भी हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति को उसी लेवल का नॉलेज चाहिए तो आपको जानना चाहिए, और यह इतिहास का बेस होता है। फैक्ट और जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जो उसका टाइम फ्रेम है, वह कभी भी गलत मत कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, है ना। बाप है तो बाप पहले ही आएगा। अब आपने टाइम फ्रेम आपको याद नहीं है, टाइम पीरियड याद नहीं है, तब आप कह देंगे कि अशोक पहले आया था, चंद्रगुप्त मौर्य बाद में आया था। तो यह इतिहास का यह बेसिक नॉलेज है। सामने वाला व्यक्ति आपको रिसर्च स्कॉलर के तौर पे देखता है तो आपसे उम्मीद करता है कि आप इसको बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, ठीक है। बस इतना बात ध्यान रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले 5 साल तक यह रहा। मैं हमेशा कहता हूँ साथियों कि किसी भी डायनेस्टी का कोई भी शासक होगा तो यदि वह पहला शासक है तो मुश्किल से 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक ही गद्दी पे बैठेगा, क्योंकि उसको सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश करना होता है, प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करना होता है, इसीलिए उसके पास समय कम होता है, साथ ही साथ अभियान भी करना होता है। तो एक साथ कितना काम करेगा। तो उसी तरीके से जैसे आप देखोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 रहते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि खिलजी डायनेस्टी में बात की जाए तो आप देखोगे 1316 से लेकर के 1320 तक पहला शासक है जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, वह रहता है 4 साल तक, 4 साल वो। तुगलक डायनेस्टी में चल कर के आओ तो 1320 से लेकर के 1325 तक 5 साल तक रहते हैं, और मुगलिया सल्तनत में जाएंगे तो 1526 से लेकर 1530 तक बाबर रहते हैं। मेरा ख्याल है कि कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज मैं देना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे उस कॉन्सेप्ट को,
ठीक है। इससे एक कॉन्सेप्ट और निकलता है और वह यह निकलता है कि जिस शासक के पास समय कम रहेगा, पहला शासक रहेगा, वह अपना जीवन का मोस्ट ऑफ जो टाइम है वह लड़ाई में, एक्सपेडिशन में गुजार देगा। तो उसके समय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रिवेन्यू के तौर पे रिफॉर्म्स या फिर मिलिट्री में रिफॉर्म्स, ये सारे कम होंगे, क्योंकि उसको लड़ाई लड़ने के अलावा समय मिलेगा तब तो। इसलिए शाहजहां जब गद्दी पे बैठे तो उनको लड़ाई ज़्यादा नहीं लड़ना पड़ा, क्योंकि बहुत से उनके बाप दादाओं ने, पुरखों ने बना करके उनको विरासत दी थी, तो उन्होंने अपने पैसे का खूब इस्तेमाल किया। तो शाहजहां का जो पीरियड है वह कहा जाता है कि आर्किटेक्ट की को नज़र से देखा जाए, कला एवं स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उस दौर में काफ़ी उसका डेवलपमेंट हुआ। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कौन व्यक्ति पैसा खर्च करेगा? जिसके पास खाने पीने और राज्य को चलाने के अलावा सरप्लस, एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं, वह पैसा बचता हो, उसी पैसा को लगाएगा। है ना, आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अब देखो, गयासुद्दीन तुगलक के दौर में प्रशासनिक व्यवस्था कम ही होगा, कम काम करेगा। मैं यह समझाना चाह रहा था और मेरा ख्याल है कि मैं सफल रहा हूँ समझाने में, आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले लिखिए कि गयासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी के बारे में एक पॉइंट लिख लेना कि तुगलक वंश एक वैसा वंश है जो दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में से सबसे ज़्यादा दिनों तक गद्दी पर बैठा है, सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन किया है। यह सवाल पूछा गया यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में और यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया था। इसको लिख लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि यह मूलतः भारतीय था, क्योंकि इसके पिताजी जो थे उन्होंने एक जाट, पंजाब की एक जाट महिला थी, उनके साथ उन्होंने वैवाहिक रिलेशन इस्टेब्लिश किया था और उसके बाद फिर यह प्रोडक्शन के तौर पे सामने आया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि यह मतलब नेटिव तौर पे इंडियन था। आप समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान हुआ जिसकी माँ पंजाब की जाट थी, तो वह दरअसल है गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। शॉर्ट में कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, लेकिन पूरा नाम याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ पॉइंट इसके बारे में लिखते चलते हैं। क्योंकि फैक्ट आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा बहुत लिखवा देते हैं। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए ना आप। दूसरा पॉइंट लिखिए, गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तीसरे नंबर पे लिखिएगा कि यदि आपसे यह पूछा जाए कि जो जाट महिला वाला जो बात था कि मतलब इसकी माँ जो थी जाट महिला थी, यह बात दरअसल कौन बताया है? ठीक, यह देखो, जैसे ही राइटर का मामला है ना, तो समझ लो कि यह हिस्टोग्राफी से जुड़ा हुआ है। आपसे यह पूछा जाए कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में किस इतिहासकार ने बताया कि उसकी माँ एक जाट महिला थी, तो उसका नाम लिख लीजिए। उसका नाम था फरिश्ता। फरिश्ता इस दौर का लेखक है, तो इसने ही दरअसल यह बात बताया है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपसे जब टफ कर दे ना यूजीसी, तो इस तरीके से सवाल पूछेगा। आसान कर दे तो यहाँ तक पूछेगा, उससे आसान तो यहाँ तक, उससे भी आसान तो यहाँ तक, सबसे ज़्यादा टफ तो यहाँ तक ले जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चारों स्टैंडर्ड को पढ़ रहे हैं, सवाल कैसे पूछा जाएगा इसको भी एक एक करके समझते चलेंगे। आगे लिखिएगा, इब्न बतूता जो है इस दौर का, इसके बारे में कुछ उपलब्धि के बारे में बात करता है। इब्न बतूता कौन है, बता सकता है कोई? इब्न बतूता है जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, है ना, जिसने रेहला नामक किताब लिखी थी। याद है आप सभी को, सोर्सेज में बताया था मैंने। यह दरअसल मुल्तान के जामा मस्जिद में शिलालेख पर इसके जीत के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, कितने जीत के बारे में? 29 बार। इस शिलालेख में दरअसल गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि मैंने 29 बार तातारों को पराजित किया था। गयासुद्दीन तुगलक कहता है कि हमने 29 बार तातारों को पराजित किया था। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? जामा मस्जिद कहाँ में है? मुल्तान में है, शिलालेख से। यह चर्चा कौन बता रहा है? यह बता रहा है इब्न बतूता।
यहां तक समझ पा रहे हैं। तीसरा नाम लिखिए, तीसरा लिखिए, इसीलिए, इसी में लिखिएगा, इसीलिए यह दरअसल अपने आप को गाजी मलिक कहता है। क्या कहता है? गाजी मलिक। गाजी का अर्थ विजेता होता है, ठीक है। अपने आप को गाजी मलिक कहता है, और इसी को यदि और नाम आगे बढ़ाया जाए तो इसी को कहा गया मलिक उल गाजी। यह इसी का 2-3 नाम है, इसको भी लिख लीजिए। और इसी में लिखिएगा अगले पॉइंट में, आमिर खुसरो जो है वह इसके 18 विजयों का चर्चा करते हैं कि यह 18 युद्ध जीता था। और साथ ही साथ लिखिएगा, आगे आप लिखते चले हमारे साथ, बर्नी जो है, जियाउद्दीन बर्नी, वह 20 विजयों का वर्णन करते हैं। यह जो है इनके उपलब्धि से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप हमारे साथ लिख रहे होंगे, ठीक। नहीं लिख रहे हैं, लिखिए। नहीं लिख रहे हैं तो ये तो आपकी गलती है ना, आप फिर बाद में मार खा जाओगे। इसको मैं मिटाता हूं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी जब मैं लेक्चर शूट कर रहा हूं तो रात को 3 बज चुके हैं, और इस समय तो डेफिनेटली आप लोग सो ही रहे होंगे। 1-2 महीना बचे एग्जाम के, आप लोग पढ़ो यार, कितना सोते रहते हो दिन रात। पढ़ो पढ़ो, मेहनत करो ना, फिर हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं। यह जो है, इसी में एक पॉइंट लिखो, इब्न बतूता के अनुसार, इब्न बतूता के अनुसार तुगलक तुर्किस्तान और सिंध के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में बसने वाले करौना वंश के लोग थे, ठीक। आप लिख रहे हैं ना, लिखते चलिए। अगला पॉइंट लिखिए, मिर्जा हैदर दोगलत, ठीक है। मिर्जा हैदर दोगलत या दोगलत, ठीक है, दोगलत ही लिखिएगा, यह सही है। दोगलत ने तारिख ए रशीदी नामक किताब में, उसकी किताब का नाम है तारिख ए रशीदी, तारिख ए रशीदी नामक किताब में तुगलकों को चगताई या फिर चुगताई मंगोल कहा है। चगताई या चुगताई मंगोल कहा है, इसको भी आप लिखिए। और अगला पॉइंट लिखिए, मार्को पोलो ने, जो कि विजयनगर में आया था, तो कहता है कि मार्को पोलो ने तुगलकों को मिश्रित जाति का, मिक्स्ड कास्ट का बताया है, जिसमें वह कहता है कि इसके जो माता थे, तुगलकों के जो माता थे वह भारतीय थी, और इनके जो पिताजी थे वह सभी के सभी बाहरी थे, ठीक है। इसलिए कहा कि यह जो मिक्स प्रोडक्शन है, कमला हैरिस की तरह, ठीक। कमला हैरिस को जानते हो? कौन है? नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? कितने मतलब सीरियस स्टूडेंट हो कि कमला हैरिस को भी नहीं जानते हो। आगे लिखते हैं 1-2 पॉइंट और। 13 कहता है कि 1320 में जब यह गद्दी पे बैठा, सितंबर के महीने में, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था कि चूंकि अराजकता का माहौल बन गया था, लास्ट में जो नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी, जो कि खिलजी वंश का लास्ट शासक था, गद्दी पे बैठा था, तो था थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक आदमी नहीं था, खूब ज़्यादा अय्याशी किया, तो अव्यवस्था का माहौल उत्पन्न हो गया था। तो यह दरअसल समाना में सूबेदार हुआ करता था, तो इसको लोगों ने बुलाया कि आइए महोदय गद्दी पे बैठ जाइए। गद्दी पे बैठा बेचारा, 2-4 महीना लड़ाई किया, अप्रैल में ही आया था, लेकिन सितंबर में जाकर के फाइनली गद्दी पे बैठ गया। जब सितंबर में गद्दी पे बैठा, ठीक है, सितंबर में जब गद्दी पे बैठा तो इसने जो पहला उपाधि धारण किया था, लिख लो 8 सितंबर लिख लेना, डेट ही लिख लो 8 सितंबर, गयासुद्दीन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुगलक शाह। यह दरअसल इसने अपना उपाधि धारण किया था, किसने? गयासुद्दीन महमूद या मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। गाजी जो शब्द लिखवाया था ना, उसका अर्थ होता है युद्ध का विजेता। मेरे ख्याल से आप वह फैक्ट को लिखे होंगे। आगे अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। एक फैक्ट और लिख लीजिए कि मतलब गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट लिखिए, गयासुद्दीन को अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी सैन्य योग्यता से प्रसन्न होकर, खुश होकर सीमा रक्षा का पद प्रदान किया। मतलब कि जो जैसे अभी बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
उसी तरीके से उस दौर में इसको मान लो कि उस दौर का बीएसएफ था, किसके फेज में, अलाउद्दीन खिलजी के फेज में, ठीक है। गाजी मलिक के नाम से आपको याद है ना, मैंने बताया था कि उस समय प्रांतपति हुआ करता था। अब धीरे धीरे ना बढ़ते हैं, जैसे एसडीएम बनोगे, मान लो यूपीएससी का तैयारी करो तो एसडीएम ही तो आगे डीएम बनेगा, कोई व्यक्ति तो डायरेक्ट डीएम बनेगा नहीं, कितना भी अच्छा रैंक लाए तो पहले एसडीएम ही बनेगा, तभी तो फिर आगे प्रमोट होकर डीएम बनेगा। तो यह भी प्रांतपति था, आगे चल करके सुल्तान बनेगा। सबकी किस्मत हुमायूं जैसी नहीं होती है, समझो बात को। आगे बढ़ते हैं। मंगोलों को पराजित, अब आपसे पूछा जाए कि मलिक उल गाजी जो इसको उपाधि मिला था, अपने आप को कहा है, यह उपाधि ऐसा क्यों धारण किया था? यह दरअसल मंगोलों को पराजित किया था, उसके बाद यह उपाधि धारण किया था। तो यूजीसी नेट वाले ऐसे करके टेक्निकली फंसाते हैं कि बताओ मलिक उल गाजी की उपाधि धारण जो की गयासुद्दीन तुगलक ने, वह क्यों की थी, या फिर किसको हराने के बाद किया? तो मंगोलों को पराजित करने के बाद इसने मलिक उल गाजी, युद्ध का विजेता होता है ना गाजी का अर्थ, शाब्दिक अर्थ से भी पूछा जाएगा। बहुत टेक्निकल सवाल होते हैं, आप एकदम एक भी चीज़ पढ़ते हो ना, कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसको एकदम हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा करके रखो कि इसका कितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अपने केवल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड पे प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल मत करो, ठीक है। कितने डिग्री के एंगल से मुड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जिस ऑटो में बैठो उस ऑटो का नंबर बता दो, सब क्या बकवास की चीज़ों में लगे हुए हो यार, आप पढ़ाई पे ध्यान दो ना। अब देखो, यह दरअसल कुछ बातें थी, दो चार बातें इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर और इनके मिलिट्री एक्सपेडिशन को लेकर के, सैन्य अभियान और जो प्रशासनिक सुधार हैं उन दोनों के बारे में करेंगे चर्चा। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ठीक ठाक है, बूढ़ा गया है ना भाई, बूढ़ा आदमी है, तो ये मतलब दुनिया से निकलेंगे, तो इनको निकाल ही देते हैं आज दुनिया से। क्या दिक्कत है? आप लोग बोर महसूस नहीं कर रहे हो ना? आप लोग कमेंट वगैरह करते हो ना, उसी से मैं इंस्पायर्ड होकर के फिर आगे वीडियो बनाने के लिए सोचता हूँ। जो लोग नहीं करते हो तो बेईमानी करते हैं, आप लोग करो, कहीं पे कमी लगता है, कहीं पे ज़्यादा लगता है, कहीं पे अच्छा लगता है, किया कीजिए ना। सामने वालों को कुछ नहीं तो इनकरेज कर सकते हैं, आप कीजिए, ऐसे अच्छा लगेगा हमें। प्रशासनिक सुधार की बात कर लेना थोड़ा सा, लिखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। पहले नंबर पे लिखिएगा, सुल्तान ने सभी विशेष अधिकारों एवं जागीरों की गोपनीय जांच कराकर, लिखिए लिखिए आप, सुल्तान ने सभी विशेष अधिकारों एवं जागीरों की गोपनीय जांच कराकर सभी अवैध अनुदानों को जब्त कर लिया तथा उन सभी को धनराशि वापस खजाने में जमा करने का आदेश दिया, जो खिलजी शासक खुसरू खां ने उन्हें मनमाने तरीके से दिया था। जैसे जब खुसरू शाह गद्दी पे बैठा था तो उसके गुरुजी कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। हालांकि पूरी तरीके से गुरुजी नहीं थे, लेकिन ऐसे कहते थे कि चलो हाँ हाँ ये मेरा आदमी है, मेरा चेला है, इस टाइप से होता है ना। आपके भी कोई शिक्षक होंगे तो कह दिया अरे अरे मेरा चेला है, तो उसी तरीके से निजामुद्दीन औलिया ने कह दिया था। तो खुसरो शाह खिलजी ने खूब कई लोगों को दान दिया, गिफ्ट दिया। इसने क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक ने आया, बोला कि ऐसा है कि जिस जिस को जमीन उमीन दिया है फालतू का बकवास कर करके गद्दी पे बैठने के लिए, सभी से ज़मीन छीन लिया जाए। तो सभी अधिकारियों से, यहाँ तक कि जो मौलवी वगैरह थे जिनको ज़मीन दिया गया था उनसे भी ज़मीन ले लिया। बोला कि चलो हटाओ ये सब, मतलब गलती से पागल आदमी था, दे दिया, चलो राज्य में लौटा दो, ले लिया, छीन लिया, ठीक है। इसी में क्या हुआ कि निजामुद्दीन औलिया को भी दिया था, किसने? खुसरो शाह खिलजी ने। तो गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को भी कहा कि जो भी माल दिया गया आपको, सामान, उसको आप लौटा दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब बताओ, उस समय के बहुत प्रसिद्ध सूफी संत हैं निजामुद्दीन औलिया, तो उनसे कोई सामान वापस मांगेगा, स्पेशली कहा जाता है कि आप किसी को गिफ्ट देना तो गिफ्ट वापस नहीं मांगना चाहिए। लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने मतलब गिफ्ट को लेकर कुछ बोल दिया था कि ये वो फलाना ढिमकाना, तो मैंने गिफ्ट ही लौटा दिया। देना नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने ही मांग लिया था। ऐसे कुछ लोग होते हैं बेशर्म टाइप के, आप तो नहीं है ना, वैसा नहीं बनिएगा आप, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया को बोला गया, तो निजामुद्दीन औलिया लौटा दिए। अब देखो कि कोई व्यक्ति को आपने प्यार से गिफ्ट दिया और आप उससे गिफ्ट मांग लिए,
थोड़ा बहुत किसी तरीके का मतभेद हुआ, आपने गिफ्ट मांग लिया, ये तो बदतमीजी है ना। अब गिफ्ट आपने मांग लिया, सामने वाला व्यक्ति की भी अपने स्वाभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसने गिफ्ट लौटा दिया, उसके बावजूद क्या आप चाहेंगे, मतलब क्या आप ऐसा उम्मीद रखेंगे कि उनके साथ आपका संबंध बेहतर ही हो? ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब तो रेयर केस में होगा ना कि मतलब गिफ्ट छीनने के बाद भी उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध ठीक ठाक बना रहे। निज़ामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में इस वजह से संबंध काफ़ी खराब हो गए। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने बहुत सारा बात कहा गयासुद्दीन तुगलक के विरोध में। ऑब्वियस सी बात है, आप भी कहते उनकी जगह पे रहते, ठीक है। तो निज़ामुद्दीन औलिया का स्टेटमेंट आपसे कभी भी आए एग्जामिनेशन में और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आए तो हमेशा विरोध में आएगा। मैं दरअसल यहाँ तक लाना चाह रहा था आपको, जो आप बोलते हो ना कि सर स्टेटमेंट वाला सवाल कैसे सोल्व करें, स्टेटमेंट वाला सवाल ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत किताब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग यदि आप हमारे साथ पढ़ते हो तो एक सोच बन जाता है, तब आप, मेरा ख्याल है कि आप उसको टैकल कर ले जाओगे। क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने आज से 4-5 दिन पहले बताया कि अभी 60% सवाल जो हैं वो उसके सॉल्व हो जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट वाइज वाले हैं। आप भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं भ्रष्टाचार, तीसरा पॉइंट लिखिए, भ्रष्टाचार एवं गबन। गबन क्या होता है? पैसा जो गवा जाते हैं ना, आप खा पी जाते हैं, वो उसके बारे में बात हो रहा है। भ्रष्टाचार एवं गबन को रोकने के लिए उसने उत्तराधिकारियों को अच्छा वेतन दिया। कहा कि देखो ठीक ठाक वेतन दे रहे हैं, कम वेतन देते हैं इसलिए ना इधर उधर मुंह मारते हो, तो ज्यादा वेतन दे रहे हैं तो अब मुंह नहीं मारना, तो वेतन बढ़ा दिया। इस समझदार आदमी की पहचान है। अच्छा वेतन दिया और कहा कि जो व्यक्ति इंटेग्रिटी वाला होगा, देखो दो शब्द है, एक है ऑनेस्टी और एक होता है इंटेग्रिटी। आप दोनों बताना इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो उसने क्या किया कि जो व्यक्ति ऑनेस्ट है उसको भी हम प्रमोट करेंगे, और जो अधिकारी इंटेग्रिटी है, मैन ऑफ इंटेग्रिटी है, वुमेन ऑफ इंटेग्रिटी है, उसको और ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ठीक है। इंटेग्रिटी दरअसल ऑनेस्टी का ही एक क्लाइमेक्स फेज है, एक अलग लेवल है, ठीक है। जो व्यक्ति मैन ऑफ इंटेग्रिटी है उसके अंदर डेफिनेटली ऑनेस्टी होगा, लेकिन जो व्यक्ति ऑनेस्ट है इसका अर्थ यह नहीं कि उसके अंदर इंटेग्रिटी भी होगा। समझ रहे हो बात को? बेसिक अंतर। यह तो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से पे लिखिए मिलिट्री जो रिफॉर्म, 3 पॉइंट मैंने लिखवाया ना, दूसरे में लिखिए। मैं बोर्ड पे लिख कम रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए कीजिए। मिलिट्री रिफॉर्म्स में लिखिए, पहली बात तो यह खुद सेनापति था। ये लिखने की बात नहीं, खुद सेनापति था तभी तो लड़ाई वगैरह किया, आगे युद्ध अभियान वगैरह करेगा, ठीक है। तो यह खुद सेनापति था। दूसरा पॉइंट लिखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने दाग एवं हुलिया नामक प्रथा को जारी करवाया था अपने सैनिक व्यवस्था में सुधार करवाने के लिए। इसने क्या किया कि दाग एवं हुलिया प्रथा को जारी रखा। इस पॉइंट को लिखिएगा ऐसे डैश दे करके, ठीक है। तीसरे नंबर पे सैनिकों के वेतन समय पे दिए गए और मुक्ता तथा बली द्वारा, ध्यान रखिए यह इंपॉर्टेंट नाम है, लिखिए मुक्ता और बली दो अधिकारियों को अपॉइंट किया और कहा कि सैनिक से संबंधित जो भी चीजें हैं, मिलिट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वह आपको जांच पड़ताल करना है। यह दोनों अधिकारी थे, कौन कौन? मुक्ता और बली। और इसमें बस ये 3-4 ही पॉइंट थे और कुछ नहीं इसमें, क्योंकि मैंने बताया था ना पहला पीढ़ी का पहला शासक है ना। तीसरे नंबर पे लिखिए इसने किया था यातायात में सुधार, सब प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत काउंट किया जाता है, लेकिन तीसरे पॉइंट पे लिखिए पहला इसको, दूसरा मिलिट्री रिफॉर्म्स, तीसरा यातायात में, और साथ ही साथ डाक व्यवस्था में। डाक व्यवस्था समझते हो? पोस्टल ऑर्डर, पहले के लोग तो मतलब प्रेम पत्र भी पोस्टल से भेजते थे, अब तो नहीं भेजते हैं। अब तो क्या, अब तो व्हाट्सएप है ही चैट आने के लिए। लिखिएगा पहला पॉइंट, कहा जाता है कि इससे पहले, क्योंकि बूढ़ा आदमी है ना, इससे पहले जितने भी शासक हुए दिल्ली सल्तनत में, किसी ने डाक व्यवस्था को जारी नहीं करवाया था, ठीक है। इसीलिए इसको क्रेडिट जाता है, हालांकि करवाया होगा लेकिन क्रेडिट जो जाता है वह जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। कहा जाता है कि सल्तनत काल के इतिहास में पहला ऐसा कौन सुल्तान हुआ जिसने डाक व्यवस्था को जारी करवाया, उसको इम्प्लीमेंट करवाया। तो आप कह सकते हैं कि वह श्री 108 श्री गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे। यह सवाल पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। दूसरा लिखिएगा, डाक विभाग की जो जानकारी है वह दरअसल कहाँ से मिलती है?
इब्न बतूता से, इब्न बतूता इसके बारे में चर्चा करता है। अब इब्न बतूता जब भी चर्चा करेगा तो ऑब्वियस सी बात है अपनी किताब में करेगा। कौन सी किताब है? रेहला, है ना। देखो वीडियो का जो क्वालिटी है ना, मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से 360 नहीं 480 पे करके देखना, ठीक है, तो साफ साफ दिखेगा। हालांकि 360 पर भी दिखेगा, देखने की इच्छा होनी चाहिए, वरना 144 पर भी लोग देख सकते हैं। ठीक, आगे लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, डाक यातायात एवं डाक सुधार हो गया ना, चौथा पॉइंट लिखिएगा। चौथा लिखिए, लोक कल्याणकारी कार्य भी किया था इसने। पब्लिक वेलफेयर का काम क्या किया था? कई जगहों पे कुआं बनवाया, नहर, चापाकल लगवा दिया, खूब, मतलब बगीचा, बूढ़ा आदमी आप तो क्या करेगा, यही सब करेगा ना। नहर का निर्माण, ठीक है, पहला पॉइंट लिखो स्टार मारकर, इससे सवाल पूछा गया है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि एग्रीगेशन के लिए, ठीक है, इरिगेशन के लिए, एग्रीगेशन में बोल रहा हूँ, इरिगेशन के लिए मतलब सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण पहली बार इसने करवाया था। तो दो चीज का क्रेडिट जाता है, पहला डाक व्यवस्था को सृजित करने का, उसका निर्माण करने का, और दूसरा नहरों का निर्माण करने का, किसके लिए? सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उसको जारी रखने के लिए। तो लिखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिए, इसी में लिख लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा नहर का निर्माण करवाया। पहली बार नहर गयासुद्दीन तुगलक, सबसे ज्यादा नहर फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है? क्लियर होगा मेरे ख्याल से। गरीब वगैरह की सहायता के लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम वगैरह किया था, इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं। और लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब आएगा, इसका पोता ही होगा मेरे ख्याल से, तो वह गरीबों को मदद करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाता है। बोलता है भैया इस विभाग में जो भी पैसा होगा वह सभी के सभी गरीबों को दिया जाएगा। उस विभाग का नाम लिखता है, बताता है दीवान ए खैरात, मतलब खैरात में मिला है क्या, ठीक है। हालांकि भारत का अरेंज मैरिज देखेंगे खैरात में ही तो मिलती है। डोमेस्टिक वायलेंस इतना इसी वजह से, क्योंकि ये खैरात वाला सिस्टम हमारे यहाँ अरेंज मैरिज में अभी तक है। हम लोग का क्या करते हैं, बहन बेटी को बेचती तो अरेंज मैरिज में क्या करते हैं। अब विदाउट लव मतलब कैसे हो सकता है यार, मेरा तो ख्याल है कि बिना प्रेम का विवाह ही मतलब व्यर्थ है। क्या मतलब है फिर, ये पूरा जीवन एक दूसरे को समझने में ही चला जाता। जब तक समझते रहोगे, दिमाग का काम प्रेम करना नहीं है ना, ठीक है। चलो हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं ना बात करते करते। अगला लिखते हैं इकोनॉमिकल पॉलिसी के बारे में, इकोनॉमिकल जो रिफॉर्म्स हुआ था उसके बारे में लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिए, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जारी की गई भूमि लगान, जो कि लैंड रिवेन्यू टैक्स होता है, भूमि लगान तथा मंडी संबंधी जो उसने मंडी बनवाया था, उन सभी नियमों के पक्ष में था कि ठीक है साहब ने अच्छा किया था, उसको रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत बदलाव किया था, कहीं कहीं पे बदलाव यह किया था कि उसने क्या किया, बोला कि अब जो है कभी समय खराब हो जाए तो एक पहले होता था कि एक साल में कई बार टैक्स बढ़ा दिया जाता था। गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि एक साल में 1/10 से लेकर 1/11 इससे ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। और बाकी जो टैक्स वगैरह चल रहा था सामान्य तौर पे 1/6 चलता था, तो चल ही रहा था, ठीक है। कहीं कहीं पे 1/3 भी जिक्र मिला है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। आगे लिखिए, इसमें एक दो अधिकारी का नाम लिखिए, मुक्ता, मुकदमा और किसान। किसान तो किसान होते, मुकदमा क्या होते थे, गांव के मुखिया। मुकदमा नहीं मुकद्दम, इसने तो गलत लिख दिया है कॉपी में, उसकी हैंडराइटिंग की खराब थी। मुकद्दम, मुकद्दम गांव के अधिकारी को बोलते थे, गांव के मुखिया को। और प्रांतीय राज्यपाल होते थे उनको क्या बोलते थे, मुक्ता। ये लोग टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। आगे लिखिए, किसान का बोझ हल्का करने के लिए उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए भूमि नापने की एक पद्धति थी, ठीक है, याद रखना, इसे सवाल पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक भूमि नापने की पद्धति का शुरुआत किया था, उस पद्धति को बोलते थे मसाहत पद्धति।
और इसको दरअसल इसने कहा कि ये कंटिन्यू रहेगा, इसने इसको जारी रखा। ठीक है, आगे लिखिए, सुल्तान ने गला बटाई और उपज में साझेदारी का नियम। ठीक है, गला बटाई जानते हो क्या होता है? गला नहीं जानते हो, अनाज को बोलते हैं। गला बटाई का नियम इम्पोज किया। ठीक है, बटैया समझते हो, जैसे गल्ला का उत्पादन हो जाता है, उसके बाद मालिक और किसान के बीच में आपस में मतलब बंटवारा होता है अनाज का। जैसे 10 मन आलू हुआ तो 2 मन ये ले लिया, बाकी 8 मन उधर चला गया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा जाता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। आगे लिखते हैं, किसानों को लुटेरों से बचाने के लिए दुर्ग का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट लिखिए, सुल्तान ने अमीरों का इक्तादारों के अलावा, ठीक है, इक्तादारों के अलावा 1/10 से लेकर 1/15 तक के टैक्स को माफ कर दिया। और अगला पॉइंट लिखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने नियम बनाया था कि 1 वर्ष में भू राजस्व में 1/10 से लेकर 1/11 इससे ज़्यादा टैक्स को बढ़ाया नहीं जा सकता है। यह इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, प्रशासनिक सुधार थे, जो एक एक करके हम लोगों ने अध्ययन किया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यूजीसी में हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सब कुछ मिस्टीरियस है। और जो टीचर बोल रहे हैं कि प्रेडिक्ट करके ये बोल, नहीं, जाओ फिर कटेगा पत्ता ना, फिर बोलना फिर कि फलाना गुरुजी ने ऐसा बोला था। अब लास्ट हम लोग हिस्से में हैं गयासुद्दीन तुगलक के मिलिट्री एक्सपेडिशन के बारे में, जो कि पॉलिटिकल हिस्ट्री का मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं मिलिट्री एक्सपेडिशंस को। तो अब आप लिख लीजिए, मिलिट्री एक्सपेडिशंस ऑफ, क्या है यार, ढंग का मार्कर भी नहीं ला कर देता है। मिलिट्री एक्सपेडिशन, आप लोग पूरा लिखना, मिलिट्री एक्सपेडिशंस ऑफ मिस्टर गयासुद्दीन। पहला लिखिए, पहला जो है वह तेलंगाना, क्या लिखिएगा, तेलंगाना। टाइम लिख लीजिए 1321, गद्दी पे बैठा, अगले साल तेलंगाना में विद्रोह कर दिया था। बल्लाल देव था मेरे ख्याल से, तो बल्लाल देव ने ही विद्रोह किया होगा, मेरा ख्याल है कि बल्लाल देव ही होना चाहिए। हाँ, तेलंगाना की राजधानी जो थी, लिखिए वारंगल। शासक यहाँ पर जो है उसका नाम है प्रताप रुद्रदेव सेकंड। मेरा ख्याल है कि आपको दिख रहा होगा, प्रताप रुद्रदेव सेकंड मत लिखना यार, प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, और सेना का जो नेतृत्व कर रहा है यहाँ पर, उसका नाम है जौना खां। कोई बता सकता है जौना खान कौन है? यही दरअसल आगे चल करके एमबीटी बनेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जौना खां जा रहा है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी गया था ना जलालुद्दीन खिलजी के समय अभियान करने के लिए देवगिरी पे, उसी तरीके से ये है, एमबीटी है, इसका नाम जौना खां है। इसके अंदर भी पाप चढ़ेगा, बोले कि इसको कूट देते हैं, बुढ़ा गया। जैसे जलालुद्दीन खिलजी बुढ़ा गया था तो अलाउद्दीन के मन में गलत गलत ख्याल आया ना, उसकी बेटी को भी फंसा डाला, गद्दी को भी लूट लिया। ठीक, उसी तरीके से इसके मन में भी ख्याल आएगा, इसको ही मरवा देगा। किसको? बुढ़ो गयासुद्दीन को। ठीक, अब हुआ क्या कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, हारा उरा नहीं, वापस लौट गया जौना खां। इस समय ज़्यादा मजबूत नहीं है लेकिन ठीक ठाक था। ठीक है, अब कहता है 1323-24 में फिर से लड़ाई हुआ, फिर से आक्रमण किया। पहली बार आक्रमण किया तो वापस लौट गया, दूसरी बार आक्रमण किया तो इस बार घेर करके बहुत मार मारा। किसको? प्रताप रुद्र को। सोचता था कि बूढ़ा उढ़ाई क्या करेगा, लेकिन जवान आदमी, एमबीटी तो जवान है ना, उसको भेजा था लड़ने के लिए, बहुत मार मारा, जीत गया। कौन जीत गया? गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि लड़ भले रहा था एमबीटी, लेकिन अंदर में तो था, मतलब मेन मालिक तो गयासुद्दीन तुगलक है। तो समझ गए। अब दरअसल इस प्रांत को जब जीता तो इसी प्रांत को क्या किया, अपने मिला लिया दिल्ली सल्तनत में, और तेलंगाना का नाम बदल दिया। नाम बदलने का खूब सिलसिला चला है। सुल्तानपुर अभी भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति गद्दी पे बैठता है ना, सब अपने हिसाब से काम करता है। कल होकर आप गद्दी पे बैठोगे, बोले कि कुछ और नाम रखते हैं, रख लो। मैं जिस दिन बैठा ना, मैं भी नाम रखूँगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा जो आक्रमण किया वह जाजनगर पे किया था। लिखिएगा, जाजनगर जो है उड़ीसा का हिस्सा है, उस समय तो बंगाल का हिस्सा रहेगा।
बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत में थे ब्रिटिशर्स के समय में भी। किस प्रांत में? बंगाल प्रांत में। कब किया? 1324 में। उड़ीसा पे 1324 में किया। शासक का नाम लिखिए भानुदेव सेकंड। भानुदेव सेकंड इसमें लिखिए। शाही सेना का नेतृत्व यही ऑब्वियसली जौना खां ही रहेगा, जौना खां। ठीक है। कहता है कि राजमुंदरी से प्राप्त, लिखिए राजमुंदरी से प्राप्त एक अभिलेख में कहा गया है कि दिल्ली से सैनिक आए थे और जाज नगर पे आक्रमण किए थे और जाज नगर को उन्होंने जीत लिया था। आपसे पूछा जाए कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो जाज नगर पे आक्रमण किया उसके विजय की पुष्टि निम्नलिखित में से कौन अभिलेख करता है? राजमुंदरी अभिलेख। इस तरीके से पढ़िए, मतलब अपने आप को क्रिएटर बनाओ ना, कहाँ तक सोच सकते हैं। मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ आप क्वेश्चन क्रिएटर बन जाओ। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात कि राजमुंदरी अभिलेख इससे एफिलिएटेड था ना। राजमुंदरी अभिलेख में जो है किसको? जौना खां को। जौना खां ही गया था लड़ने, तो लड़ने के लिए गया था, तो जौना खां को क्या बोला गया? दुनिया का खान। आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक को या फिर जौना खां को किस अभिलेख में दुनिया का खान बोला गया है? तो राजमुंदरी अभिलेख में। और इस अभिलेख से गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जाज नगर उड़ीसा पर 1324 ईस्वी में किए गए अभियान की पुष्टि होती है। यहाँ तक समझ में आ रही बात? यहाँ तक समझ में आ रही बात? तो मेरा ख्याल है कि आप ठीक ठाक समझ रहे हैं, आप आराम से सवाल को बना लोगे। आगे बात करते हैं, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। अगला लिखिएगा, गुजरात का अभियान करता है 1324 में ही। गुजरात का अभियान 1324 में। यहाँ पे क्या कहता है? कहता है इसामी के अनुसार जौना खां दक्षिण में था और उसी समय गुजरात में विद्रोह हुआ था। क्योंकि देख रहे हो 1324 में जाज नगर पे आक्रमण करने गया है, इसी समय गुजरात में कोई व्यक्ति है जो रिवोल्ट कर दिया। तो कैसे विद्रोह को दबाया जाएगा? बुढ़ा हो चुका है गयासुद्दीन तुगलक, तो वो अपने जवान व्यक्ति को ही भेजेगा। किसको? ऑब्वियसली जौना खां को भेजेगा, मोहम्मद बिन तुगलक को, और वह तो दक्षिण भारत में है, तो विद्रोह को दबाया नहीं जा सकेगा। बूढ़ा आदमी खुद कैसे चल करके जाएगा? अब दिल्ली में रह रहा है, यहाँ से घोड़ा जाएगा टक 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 करते करते, रास्ता में गिर उड़ गया तो बीपी उपी हाई हुआ, बाहर निकल जाएगा, तो नहीं जाएगा। ठीक, तो विद्रोह वहां पे हो जाएगा, स्वतंत्र कर लेंगे वो लोग, अपने आप को घोषित कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। गुजरात में यदि मान लो यह पूछा जाए कि क्या इसने वह नहीं किया था, मतलब अपने आदमी को नहीं भेजा था, एक आदमी को भेजा था, उसका नाम था सादिक खां। तो सादिक खां को भेजा तो गयासुद्दीन तुगलक ने, कि सादिक खां जौना खां की तरह तो था नहीं। सादिक खां गया, बेचारा को इतना मारा, पिलपिला दिया। गुजरात का जो शासक था खूब मार मारा, शाही सेना हार कर लौट आई। जब इसको हरा दिया, जवान आदमी था, ये तो बूढ़ा आदमी है ना गयासुद्दीन तुगलक, ये बोला जब एक व्यक्ति तो मेरा महत्वपूर्ण व्यक्ति दक्षिण भारत में है, इसको भेजे छोटका को, इसको मार के उधरे खत्म कर दिया, तो अब मैं क्यों जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा, ये डर से गया ही नहीं। तो यह दरअसल मामला इस तरीके से हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, बंगाल अभियान। बंगाल पे जो एक्सपेडिशन है वह 1324 में ही है। मतलब खूब बूढ़ा आदमी है ना, तो देखा है बूढ़ा आदमी गद्दी पे बैठा है, खूब रिवोल्ट हुआ, खूब विद्रोह हुआ। सोचे बूढ़ा आदमी कहाँ कहाँ जाएगा भाई। ठीक है, आप भी बुजुर्ग बन जाएंगे, आपको 4 गो पोता पोती है, ठीक, 4-5 गो बेटा आपने, मतलब मान लीजिए कि आपका 4-5 बेटा था, उससे 4-5 पोता पोती हो गए। 4-5 बेटा है तो मिनिमम तो मतलब भारतीय हिसाब से चले तो मतलब 20-30 तो बाल बच्चे होंगे ही। अब आपको कोई इधर से तंग कर रहा है, कोई इधर से तंग कर रहा है, तो आप कैसे मतलब एक साथ सभी को मैनेज करोगे? आप तो बूढ़ा हो चुके हो, जवान रहते तो हो भी सकता था। सेम चीज़ यहाँ पे चल रही थी, तो कई जगहों पे रिवोल्ट हुआ, इसीलिए इसके समय में बंगाल जो है काफ़ी दिनों तक स्वतंत्र रहा। ठीक है, बंगाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, 1324 में ही हुआ है। तो देख लो एक साथ कई जगहों पर रिवोल्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? मेरा ख्याल है कि समझ रहे होगे। कह रहा है कि बंगाल दिल्ली से, पहला पॉइंट लिखिए, बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला प्रांत था। ठीक है, पहला प्रांत था, ऐसे पूछा जाएगा आपसे सवाल, लिखो। दूसरा लिखो, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में बंगाल का शासक बहादुर था, मेरे ख्याल से बहादुर नहीं होगा यार,
बहादुर नहीं था, लिखना पहले लिखो कि गयासुद्दीन तुगलक का जब शासनकाल आया तो उस समय बंगाल में गृह युद्ध छिड़ गया था, क्योंकि उससे पहले जो शासक था उसका नाम था रामुद्दीन फिरोज शाह। तो वह चूंकि मर चुका था तो उसके बाद खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। तो उसका दो बेटा था, लिखिए उसका दो बेटा था, एक का नाम था गयासुद्दीन बहादुर, माफ करना तीन बेटा, गयासुद्दीन बहादुर, दूसरा बेटा लिखो सिहाबुद्दीन बुगरा शाह, और तीसरा बेटा है नसीर उद्दीन। फिर से बोल रहा हूं, लिखो तीन बेटा है गयासुद्दीन बहादुर, दूसरा है सिहाबुद्दीन बुगरा शाह, और तीसरा है नसीर उद्दीन। यह किनके बेटे हैं? राम उद्दीन फिरोज शाह के। राम उद्दीन फिरोज शाह कौन है? बंगाल के शासक थे। जब यह गद्दी पे बैठे थे, कौन? गयासुद्दीन तुगलक शाह गद्दी पे बैठे थे, तो वह बंगाल की गद्दी पे बैठे हुए थे। लेकिन 1322 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो बंगाल में गृह युद्ध फैल गया, क्योंकि तीन बेटा था तो तीनों लड़ेगा ना, कि कौन गद्दी पे बैठेगा। तीनों में लड़ाई हुआ। तो दो में जब लड़ाई हुआ तो जो बड़का बेटा था गयासुद्दीन बुगरा शाह, उसने लड़ाई को जीत लिया और मंझला बेटा को हरा दिया। लेकिन छोटका बेटा इन सब से भी चालाक था, उसने गयासुद्दीन तुगलक को इनवाइट कर दिया कि आइए चाचा, चाचा नहीं दादा का होगा ना बुढ़ा गए, आइए दादा यहाँ ऐसा ऐसा बात हो गया। बंगाल का आदमी तो दादा बोला होगा, दादा का मतलब तो भाई होता है, वहाँ पे बाबा बोला होगा, आइए बाबा यहाँ पर आक्रमण कर लीजिए। चूंकि इस तरीके का गृह युद्ध छिड़ गया है, तो यहाँ से गयासुद्दीन तुगलक जाते हैं आक्रमण करने के लिए, और नसीर उद्दीन शाह को वहाँ का शासक बना करके चलाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली सल्तनत का शासक है, गया लड़ा कूट के आ गया, जौना खां को ले गया था साथ में, इसलिए कूटा, कूट उट करके आ गया और वहाँ पे नसीर उद्दीन को गद्दी पे बैठा दिया। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हो? ठीक है। अब देखो, जब नसीर उद्दीन को गद्दी पे बैठाया तो गद्दी पे बैठाने के बाद लौट रहा था बंगाल से। तो जब आप मैप देखोगे ना, ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो जब वहाँ से लौट रहा था तो रास्ते में लौटते 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 यहाँ से बंगाल से लौट ले तो बिहार में आ गया। बिहार में एक जगह था जिसका नाम था तिरहुत। ठीक, तिरहुत उस समय मिथिला का ही हिस्सा है। तो सोचा कि तिरहुत में भी कई लोगों ने विद्रोह किया, तो सोचा तिरहुत को भी रगड़ देते हैं। तो तिरहुत को भी रगड़ दिया, तिरहुत पर भी आक्रमण किया, मिथिला पर भी आक्रमण किया और उसको भी जीता। ठीक, तो बिहार वगैरह भी मध्यकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण रोल रखता है। ठीक है, लेकिन इसको नज़रअंदाज कर देते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश को। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को फ्रीडम स्ट्रगल में जगह दिया गया है, बिहार वार को तो मतलब चलो फिर उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम लोग लिखेंगे इतिहास को तो अपने सभी प्रांतों को इक्वल जगह देंगे। रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बताओ। हमारे हिस्सों को तो लिखा नहीं गया, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप लोग कितने सहमत हो हमसे? आप लोग जरूर बताना। मैं तो चाहता हूँ कि रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री हो, हम लोगों को जगह ही नहीं दिया गया, तो हमारा इतिहास कहाँ गया? हमारे भी तो पूर्वज थे, हमारे भी तो लोग लड़ रहे थे ना युद्ध में, कि केवल उन्हीं के लोग लड़ रहे थे जिन्होंने इतिहास लिखा। और एज कर के अकॉर्डिंग इतिहासकार तो अपना सिलेक्टिव परसेप्शन और सिलेक्टिव मटेरियल्स को सिलेक्ट करते हैं और आपके सामने परोस देते हैं, लो बेटा पढ़ लो, यही इतिहास है। तो हमारा वाला कहाँ गया? हमारे डैडी भी तो यहीं रह रहे थे, हमारे डैडी लंदन से नहीं आए थे ना चल करके। जिनके डैडी लंदन से आए थे वो गद्दी पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिनके डैडी यहीं के थे वह यही हैं, कचरा साफ कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, अभी यहीं तक है, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। एक पॉइंट लिखिएगा, कहता है इसके मृत्यु के बारे में एक दो स्टेटमेंट है, उसके बारे में बात करने से पहले एक लिख लीजिए। तिरहुत पे आक्रमण वाला जो मैंने पॉइंट बताया था, आपके मन में सवाल आ सकता है कि तिरहुत में उस समय शासक कौन था? लिखिएगा हरि सिंह देव। ठीक है, आपसे सवाल पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? हरि सिंह देव लिखिएगा। और आगे लिखिए सुल्तान का आखिरी समय, मतलब लिख सकते हैं कि उसके जो लास्ट का टाइम है वह किस तरीके से हुआ। जब तिरहुत के बाद वह लौट रहा था, कहाँ? तुगलकाबाद। यही बनवाया था तुगलकाबाद, अपने नाम पे ही, गयासुद्दीन तुगलक के नाम पे ही है तुगलकाबाद। लौट रहा था तो वहाँ पे इसको इन्वाइट किया, किसने? जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक ने। और कहा यह जाता है, इब्न बतूता कहता है कि जौना खां जो है एक शाही वास्तुकार, मतलब राजघरानों का घर वगैरह बनाता था, जैसे दिल्ली को बनाया था, लुटियंस जोन कहते हैं ना, लुटियंस ब्रदर्स ने इस आधुनिक दिल्ली का निर्माण किया था, आर्किटेक्ट था। तो उसी समय, उस समय का जो आर्किटेक्ट है उसका नाम है मीर इमराद। लिखिएगा मीर इमराद। उसको दरअसल जौना खां का दोस्त है एमबीटी का, उसको बोला कि ऐसा मचान तैयार करो। मचान समझते हो? गांव का आदमी नहीं हो, मचान नहीं समझते हो?
मचान शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैं क्या करूं, मंच जिसको बोलते हैं ना, मकई का जो खेत होता है तो बीच में एक मचान बनता है जिसके ऊपर बैठ करके आदमी देखता है कहीं के सियार उआर तो नहीं आ गया है मकई को खाने, उसी को मचान बोलते हैं। तो मचान ऐसा तैयार करवाया, बुलाया उसको कि आइए, मतलब अंकल जी जो भी बोला होगा कि आइए शासक महोदय यहाँ पे मतलब चलिए और इस पे कुछ भाषण दिया जाए। तो वो आए थे तो मचान ऐसा बनवाया था, बोला था कि इस पे हाथी जैसी पैर रखेगा ना, मतलब ऐसा मचान बनाओ कि जैसे यहाँ पे हाथी पैर रखे तो मंच सहित नीचे गिर जाए, ठीक है, और उसके बाद गैसुद्दीन मर जाए। ऐसा ही मचान तैयार किया किसने, मीर इमराद ने। और जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक गए, मंच पे चढ़े, गिरा धाए से मंच, गिर गए, खत्म, मतलब गिरते के साथ खत्म। लेकिन वो वाला कहानी नहीं हुआ था कि गला उतार दिया, गला नहीं उतारा था, मतलब इतना भी हार्डकोर आदमी नहीं था, ठीक ठाक आदमी था, फिर भी मरवा दिया। गद्दी पे बैठता है तो गद्दी पे बैठने के लिए तो आदमी क्या से क्या नहीं करता है। दो तीन इतिहासकार हैं, निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी और अबुल फजल, ये तीनों चारों जो लोग हैं मुगल फेज के हिस्टोरियन हैं, इन सभी ने कहा है कि एमबीटी ने ही मरवाया था। किसको, गयासुद्दीन तुगलक को। एमबीटी कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। यह सभी लोग उस बात पे सहमत हैं कि इसने ही मरवाया था उस बुढ़वा को, अपने आप को गद्दी पे बैठाने के लिए। ये सारी कुछ बातें थी। गद्दी मरा कब, 1325 ईस्वी में, ठीक है, ये सारा बात लिख लीजिएगा। अगला लिखिएगा, कहता है बर्नी ने कहा कि मतलब बिजली गिर गया था। बर्नी इसके समर्थन में था ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समर्थन में। बर्नी ने कह दिया बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई, लो ऊपर से आसमान से बिजली गिर गया था। हम लोग भी गांव पे थे एक बार, आज से 8-10 साल पहले, तो मेरे बगल वाले गांव में बिजली गिर गया था। नए नए शादीशुदा लोग आए थे, वो दोनों पति पत्नी ऊपर में ही थे, अपना जो भी कर रहे हो, तो ऊपर से बिजली गिर गया, वो लोग फिर दुनिया से चले गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। तो ऐसा होता है कभी कभी, मतलब घटना घट जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ था, ठीक। लेकिन बर्नी के बारे में पूछा जाए कि बर्नी ने क्या कहा था, तो स्टेटमेंट को याद रखना, ठीक। दूसरा बात लिखो, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने कहा कि यह दरअसल एक दैवीय प्रकोप था, मतलब कुछ गलत उलत किया होगा, देवताओं ने उसको प्रकोप की वजह से, मतलब दैवीय प्रकोप समझते हो ना, उसके वजह से मारा गया। कौन, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और मलफूजात, मलफूजात कहते हैं सूफी साहित्य के संग्रह को मलफूजात कहा गया। सूफी साहित्यों को मलफूजात कहा जाता है। मलफूजात ए तैमूरी, मतलब तैमूर के बारे में जो सूफी साहित्य में लिखा गया है उसको मलफूजात ए तैमूरी कहते हैं। मलफूजात का शाब्दिक अर्थ होता है सूफी साहित्य। उसमें कहा गया है कि निजामुद्दीन औलिया द्वारा, देखो क्या इंटरेस्टिंग बात है, निजामुद्दीन औलिया द्वारा दिए गए श्राप, क्योंकि उससे छीन लिया था ना गिफ्ट बा, मैंने श्राप वगैरह नहीं दिया था, इसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। श्राप देने से यदि काम होता ना तो बहुत सारे पंडितों ने, बहुत सारे मौलवियों ने श्राप दिया था अंग्रेजों को, भारतीयों को इतना नहीं कूटते। इसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, आप भी थोड़ा सा बनिए तो अच्छा रहेगा, ट्यूनिंग बनेगी हम लोगों की। तो इसने क्या किया, कहा कि मलफूजात ए तैमूरी में कहा गया है कि निजामुद्दीन औलिया से जब गिफ्ट छीना गया था तो उसी ने श्राप दे दिया था, तो इसीलिए मंच गिर गया, उसी वजह से वो मर गया, मतलब मेरे श्राप की वजह से मर। निजामुद्दीन औलिया भी खुश। 1325 में इनकी मृत्यु हुई है, 1325 या 26 में मेरे ख्याल से उनकी भी मृत्यु होगी, किनकी, निजामुद्दीन औलिया की भी। और 1325 और 26 में ही उनकी भी मृत्यु होगी जो निजामुद्दीन औलिया के सबसे बेहतरीन चेले हैं। जैसे एल बैशम के चेला है कौन, रामशरण शर्मा, उधर रूमिला थापर। और रामशरण शर्मा के कौन अच्छे स्टूडेंट रही, सुबीरा जायसवाल, मैंने बताया था मार्क्सवादी इतिहासकार वाले वीडियो में, आपने नहीं देखा है तो आप देखना। उसी तरीके से निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बहुत फेवरेट चेला, जैसे मेरे भी कई फेवरेट स्टूडेंट हैं। कभी हम लोग कैमरा जब आ जाए ना तो हम लोग लाइव सेशन करेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक, इसलिए अभी इंतज़ार करो, अभी आप पढ़ाई करो। तो उसी समय आमिर खुसरो उनके फेवरेट शिष्य थे। तो आमिर खुसरो का वह उसी साल देहांत हो गया, गुरु जी का न्यूज सुनते ही। तीनों व्यक्ति इसी साल में गुजर जाते हैं। यह दरअसल गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक संपूर्ण जानकारी थी। मेरा ख्याल है कि यदि आपने हमारे पूरे लेक्चर को आराम से देखा होगा, बारीकी से देखा होगा, तो गयासुद्दीन तुगलक से आने वाले हर एक सवाल को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, चाहे सवाल कैसा भी हो, किसी भी स्टैंडर्ड का हो, एनालिटिकल हो, फैक्चुअल हो, कॉन्सेप्चुअल हो, जैसे भी हो, आप उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी।
तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आपसे सभी से कहता हूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ कम से कम 2000-3000 बच्चे जुड़ चुके हैं। उन सभी बच्चों को कह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, आप कम से कम अपने तरफ से 20 बच्चों को हमारे साथ जोड़िए ताकि मैं उनकी भी मदद कर सकूं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े बड़े कोचिंग की फ़ी अफोर्ड नहीं करते हैं, और कई लोग तो फ़ी अफोर्ड करते भी लेकिन उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है। तो इन दोनों बच्चों को आप हमारे चैनल के साथ जोड़िए। मुझे पूरा भरोसा है कि यदि वो एक बार हमारे पास आएंगे, मेरा पूरा ख्याल है कि वो हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई करेंगे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आज बहुत मज़ा आया, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।